मैं डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। हम लोग फिर यूजी सेमेस्टर 5 के DSC 1A के कक्षा में उपस्थित हैं और इसके पहले हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के संबंध में पढ़ा था। फिर हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रांस के क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका, रोल ऑफ फिलोसफर इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। यह DSC 1A सेमेस्टर 5 के छात्र के लिए भी है और यह सेमेस्टर 1 के जो सेकेंड पेपर ऑनर्स का SCC 2 उसमें भी यह कोर्स है, यह सिलेबस है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से बौद्धिक क्रांति हुई, किस तरह से फ्रांस के क्रांति में दार्शनिकों ने अहम भूमिका निभाया। और इतना तक नेपोलियन ने कहा था कि न रूसो होता न फ्रांस की क्रांति होती। और इस तरह से इतिहासकार ये भी बात कहते हैं कि अगर कोई भी क्रांति अगर होती है तो उसके पहले बौद्धिक क्रांति हुआ करती है। इंटेलेक्चुअल वर्ग का जो अगर कहें तो इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, ये बौद्धिक क्रांति। फिलोसफर ने कौन सी, हम देखेंगे कि जितने भी फिलोसफर हुए फ्रांस में, उन्होंने अपने विचारधारा से पूरे फ्रांस में क्रांति का वातावरण पैदा किया। और उसमें हम देखेंगे रूसो, मोंटेस्क्यू, दीदरो, दांते, केविन्स्की, नेकर, ये सारे जो फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, वो फ्रांस के इतिहास को पूरी तरह से बदला। जिस तरह से देखेंगे फ्रांस का वातावरण था, वहाँ पर 1789 ईस्वी के पहले जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, चर्च के द्वारा लूट खसोट हो रहा था, साधारण जनता परेशान थी। और इसी क्रम में दार्शनिकों के आंदोलन के संबंध में हेगविट ने कहा कि दार्शनिकों की आत्मा क्रांति की आत्मा थी। और ये क्रांति शब्द एक जो दार्शनिकों ने लाया, ये फ्रांस के तख्ता पलट हुआ। लुई 16वां का जो उस समय वह शासक था 1789 ईस्वी में, उसके सत्ता का अंत हुआ। 18वीं शताब्दी के इस बौद्धिक आंदोलन के कारण जनता में अगर कहें तो बौद्धिक जागृति तो हुआ ही, इसके साथ ही तर्क का भी उदय हुआ। ये जो जितने भी दार्शनिक थे, उन्होंने तर्क की कसौटी पर किसी भी बातों को कसा और अपनी जानकारी का पुख्ता सबूत दिया कि हम लोग क्यों परतंत्र हैं। इस तरह से लोगों की जीवन जो थी वह नर्क सा बना हुआ था। सामंत वर्ग पूरी तरह से लोगों पर एक तरह से अगर कहें तो साम्राज्य स्थापित किए हुआ था। चर्च तरह तरह की लूट खसोट मचा रखा था। उस क्रम में अगर कहें तो फ्रांस की क्रांति के जो इतिहासकारों ने कहा कि बारूद के ढेर के समान यह क्रांति हुई, जिसमें दार्शनिकों ने उस बारूद के ढेर में माचिस की तिल्ली का काम किया और वो क्रांति शुरू हुआ। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोंटेस्क्यू की, जिसका कि कार्यकाल रहा 1689 से 1755 ईस्वी, 1689 to 1755। ये मोंटेस्क्यू जो एक पेशे से वकालत करता था, ये वकील था, लेकिन एक सम्राट परिवार में पैदा लिया था। और उसकी जो पहली रचना थी, वह जो पहला जो किताब लिखा था पर्सियन लेटर्स, जो 1721 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब थी, उस किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के संबंध में जो था कि श्रेष्ठ था, क्योंकि वहाँ की राजतंत्र शक्तियाँ जो थी सीमित थी और राजतंत्र पर देश की जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण था। लेकिन उन्होंने देखा कि स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने कहा कि राजनीतिक दर्शन जो है वह महत्वपूर्ण, उसका यह ग्रंथ था जिसमें उसने बताया कि कानून जो है ये फ्रांस में भी कानून के तहत शासन चल रहा। कानून व्यवस्था किसी भी सत्ता को चलाने के लिए जरूरी होता है। और मोंटेस्क्यू संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। दूसरा जो वहाँ का दार्शनिक, जो महत्वपूर्ण दार्शनिक था, वह था वोल्टेयर। वोल्टेयर 1694 से 1778 ईस्वी तक वह उसका कार्यकाल रहा। वह रहा। यूरोप के इतिहास पर वोल्टेयर का नाम जो है वह एक महान विचारक के रूप में आता है। उसकी विचारधारा में वह बौद्धिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण समर्थक था। और
यूरोप में उसका व्यापक तरह तथा सम्मान के दृष्टिकोण से वह देखा जाता था, क्योंकि इसी बात से वह पता चलता है कि उसको राजा वोल्टेयर के नाम से लोग पुकारता था। वह वोल्टेयर जो है पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध उसने रचनाएं लिखी। उसने चर्च के द्वारा किस तरह से जनता का लूट खसोट होता है, जनता का शोषण करता है, उस पर उसने गंभीर संवेदना व्यक्त की। उसने अपनी किताबों में इस बात को पूरी तरह से लिखा और उसने अगर कहें तो वह एक स्वतंत्रता का अगर है तो वह एक तरह से उग्र समर्थक था वोल्टेयर। इसके बाद हम बात करते हैं एक जो महत्वपूर्ण विचारक था रूसो, और इसका नाम था रूसो का जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो उसका पूरा नाम था और वह 1712 से 1778 ईस्वी तक रहा। और वह सबसे है कि वह फ्रांस के क्रांति का अगर कहें तो मुख्य प्रेरक था। उसकी किताब जो सोशल कंट्रैक्ट उसने जो लिखा, और उसने सामाजिक संविदा, जिसे कि अंग्रेजी में सोशल कंट्रैक्ट कहते हैं, सोशल कंट्रैक्ट, उस किताब को जो लिखा सामाजिक संविदा को, तो उसमें उसने स्पष्ट रूप से लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर तरह वह चेन से, बंधन से जकड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से अपने विचारों को वह गंभीरता से लिया और कहा जाता है कि उस किताब का जो प्रति थी, एक रात में 20,000 प्रतियां बिक गई फ्रांस में। और अगर कहा जाए तो वह फ्रांस के क्रांति का अगर कहा जाता है कि बाइबिल है, एक तरह से बाइबल, क्योंकि लोगों ने उसको पढ़ा और शासक के विरुद्ध में लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। तो अगर फ्रांस के क्रांति में, इसीलिए नेपोलियन ने कहा है कि न रूसो होता न फ्रांस की क्रांति होती। इस तरह से वह कहा कि सामाजिक भेदभाव की बात तो उसने जरूर किया, और यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के उसने जड़ें खोज दी। जो निरंकुश राजतंत्र वहाँ चल रहा था उसमें उसने एक विचारधारा को लाया और वह था स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद जैसे वह एक ऐसे विचारधारा को लाया जिससे लोगों के मन में, फ्रांस के क्रांति करने वाले क्रांतिकारियों के मन में यह लिया कि आदमी स्वतंत्र है। वहाँ पर स्पष्ट आया था, उसने लिखा भी था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा लेता है। तो इस तरह से विचारधारा का वहाँ पर लोगों के मन में जो अंकुश लगा हुआ था, इसीलिए वहाँ पर क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भावना जो पैदा हुआ, और उससे फ्रांस की क्रांति पूरी तरह से आंदोलित हुई। मनुष्य के उसने स्पष्ट कहा कि मनुष्य को प्रकृति की ओर वापस जाने का उसने संदेश दिया, पूरे प्रकृति, और उसने कहा कि उसका जीवन और सरल सुखी हो सके, इसलिए यह उसने सिद्धांत पर बिल्कुल प्रतिपादित किया। वह इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि मनुष्य को भला, न्यायशील और सुखी बनाया है, किंतु जिसे सभ्यता कहा जाता है उसी ने उसे नष्ट कर दिया है। मनुष्य के प्रकृति की तरफ जाना चाहिए, और उसने स्पष्ट कहा कि प्रकृति की ओर जाने से क्या उसने लोगों को सीख दिया। अगर हम तीसरा जो सबसे बड़ा दार्शनिक था वह था दिदरो 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी बौद्धिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसने एक किताब लिखा था ज्ञान कोश, और उसमें उसने फ्रांस की जनता को एक तंत्र शासन और सामंतवादी विशेषाधिकार, कर व्यवस्था के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, इन सारी बातों को लिखकर उसने स्पष्ट किया था कि सत्य को उसने प्रस्तुत किया था, और उसी का यह वास्तविक उद्देश्य था कि फ्रांस के वस्तु स्थिति को लोगों को जानकारी देना। फ्रांस की जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में लोगों को यह मिले कि किस तरह से सत्ता के द्वारा, उस समय के शासक के द्वारा फ्रांस की जनता को किस तरह से बरगलाया जाता है, और फ्रांस की जनता किस तरह से गरीबी में जीवन बिता रहा है। मध्यम वर्ग को वहाँ पर कोई अधिकार नहीं था, मध्यम वर्ग को राजनीति में प्रवेश नहीं था। चर्च और पादरी चारों तरफ शासक के इर्द गिर्द रहते थे। केवल उसने कहा कि ज्ञान का प्रसार करना जो है वह, उसने कहा कि यह इस ज्ञान को उसका उद्देश्य है। उसी में एक बहुत बड़ा जो अर्थशास्त्री अगर कहें तो क्वेश्चने उसने अर्थशास्त्रियों के समूह का भी फ्रांस के क्रांति पर प्रभाव पड़ा था। वह कई अर्थशास्त्रियों का आश्रयदाता भी था। उसकी आर्थिक समस्याओं में विशेष रुचि थी, और उसने आर्थिक क्षेत्र में कहा कि किस तरह से लुई सोनमा और मेरी एंटोनेट अपने खर्चों को बढ़ा रहा है, किस तरह से उसके हजारों लोग, उसके जो नौकरानी दासियां हैं, किस तरह से फ्रांस में लोगों को खाने का 2 दिन की रोटी नहीं मिल रहा है, और वह लोग अपने
चमक दमक पर इतना खर्च कर रहे हैं। इस तरह से आर्थिक व्यवस्था पर क्वेश्चन ने वह काफ़ी लिखा और उसने कहा कि उसने अपना सिद्धांत दिया था कि भूमि का क्या महत्व है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि धन जो है, धन का मूल स्रोत जो है वह भूमि है, और उसने स्पष्ट कहा था कि केवल भूमि पर कर लगना चाहिए, न कि वाणिज्य पर। उन्होंने कहा उद्योग पर ये कर मुक्त होना चाहिए। तो इस तरह से क्रांति पर दार्शनिकों का प्रभाव में दांते का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेकर जो आर्थिक मंत्री था, लुई 16वां था, उसका भी फ्रांस के अगर कहें तो दार्शनिकों में उसकी भूमिका रही। तो इस तरह से दार्शनिकों में रूसो, मोंटेस्क्यू, दिदरो, दांते, क्वेश्चने, नेकर, इन सारे लोगों ने फ्रांस के अलग अलग विधा के अलग अलग क्षेत्रों का होने वाले उसमें जो शोषण परक नीति था सरकार का, उसका उल्लेख किया और उसने कहा कि फ्रांस में जनमानस में क्रांति होनी चाहिए और सत्ता से इसको बेदखल करके ऐसी सत्ता हो, ऐसा शासक हो जो फ्रांस की जनता के लिए, फ्रांस की जनता के हित में हो और फ्रांस का विकास हो सके। अतः ये फ्रांस में अगर कहें तो फ्रांस का इस क्रांति में दार्शनिकों की अहम भूमिका रही। धन्यवाद।